Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sandeep and you are watching Maths with Sandeep Bhatt. अगर आप मैथमेटिक्स को लॉजिकली, सिस्टमैटिकली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इजीली समझना चाहते हैं तो आज का ये सेशन सिर्फ आपके लिए है। अक्सर स्टूडेंट मैथ से डरते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को रटने की कोशिश करते हैं, but here we don't just solve question, we master the logic behind them. चाहे आप स्कूल या कॉलेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट हो, मेरा मिशन है आपका मैथ्स के डर को कॉन्फिडेंस में बदलना। So without any further delay, let's get started with today's topic, गॉसेस एलिमिनेशन मेथड। आज हम लोग अपने प्लेलिस्ट में एक और नए वीडियो को ऐड करने वाले हैं जिसमें आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। हाँ, आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से होगा, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग गॉसेस एलिमिनेशन मेथड। 3 इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, घबराएं ना, क्लास 12 में आप पढ़े हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहां पे क्या है, पहला इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है। यहां पे है x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट है आपके पास 2x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 10। उसके बाद 3x माइनस y प्लस 2z इज इक्वल टू 13 मेरे पास ये 3 इक्वेशन है और इस इक्वेशन को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं? आखिर लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पे जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे वेरिएबल्स का पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू का साइन जहां पे रहे एक स्टेटमेंट में तो उसको इक्वेशन कहेंगे। तो लीनियर क्यों कहेंगे, इक्वेशन क्यों कहेंगे, ये समझ में आया। अच्छा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्यों कहेंगे? क्योंकि यहां पे 3 वेरिएबल्स है, x, y और z। सामने नीचे भी 3 ही वेरिएबल है, x, y, z, और उसके बाद भी x, y, z है। जब हम इक्वेशन लिखते हैं और सेम वेरिएबल का एक और इक्वेशन लिखते हैं, अगर 2 या 2 से अधिक इक्वेशन सेम वेरिएबल का हो तो हम उसको क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और अब हम जानते हैं कि इस मैट्रिक्स को हम लोग ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं क्लास 12 लेवल में। तो हम मैट्रिक्स ए को कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। यहां पे कोफिशिएंट एक्स का क्या है, 1, ये 2 और उसके बाद 1, 1 2 1। नेक्स्ट क्या है, 2 3 3, उसके बाद क्या है 3 माइनस 1 एंड 2। फिर वेरिएबल्स मैट्रिक्स लिखते हैं, यानी कि यहां पे सिर्फ वेरिएबल रखते हैं। सर वेरिएबल क्या है, x y z, तो यहां पे कॉलम मैट्रिक्स में लिखते हैं x y z और इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है। तो कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा, 3 10 और 13। कितना हो जाएगा, 3 10 और 13। ये कितना ऑर्डर का है, तो सर ये 3/3 ऑर्डर का है। ये कितना ऑर्डर का है, 3/1, और ये कितना है, 3/1। जब हम ये 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स फिर से रिपीट हो जाएगा। देखो ना, 1x से मल्टीप्लाई किया 2y से और 1z से, तो x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, प्री मल्टीप्लायर का कॉलम एंड पोस्ट मल्टीप्लायर का रो अगर आपस में इक्वल रहे तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होने के बाद जो रिजल्ट होता है वो आपस में इक्वल होगा। यानी कि ये x होगा, ये कितना हो जाएगा 2y और ये z। यहां पे क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस 3z।
क्लास 12 में हो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आता होगा सर, 12 लेवल से ऊपर में हो, 3x माइनस वाई प्लस 2z, और यहां पे क्या है सर 3, 10 और 13, 3, 10 और 13, ये कितना ऑर्डर का 3/1, ये कितना ऑर्डर का 3/1। तो इस एलिमेंट को इसके बराबर, इस एलिमेंट को इसके इक्वल में, और इस एलिमेंट को इसके इक्वल में करेंगे। तो x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 3, नेक्स्ट 2x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 10 एंड 3x माइनस y प्लस 2z इज इक्वल टू 13। लेकिन जब हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जब लिखेंगे तो a और b का बात करेंगे। यहां पे a और b को एक मैट्रिक्स में कंबाइंड करके लिखेंगे। आप देख सकते हैं यहां पे आपके पास जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है, आप नोटिस करना, सबसे पहला जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया हुआ है, यहां पे इधर कॉलम के इधर, ये लाइन के इधर मैट्रिक्स A है, 1 2 1 2 3 3 3 माइनस 1 एंड 2 इज इक्वल टू, इधर क्या है तो इधर इसके इज इक्वल टू में इधर क्या है 3 10 और 13, 3 10 और 13 ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब हम पिछले प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग, पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि यहां पे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये जो डायगोनल है ना, प्रिंसिपल डायगोनल, उसके नीचे के सारे एलिमेंट को क्या करने वाले हैं हम लोग? जीरो करने वाले। अप्लाइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करके हम लोग इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं। और जैसे ही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा तो वहां पे बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले z का वैल्यू आएगा, फिर हमारे पास x नहीं y का आएगा, और उसके बाद x का आएगा। चलिए चेक करते हैं कैसे करना है। तो आप एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, जैसा भी लिखा हुआ। ये स्टेप नंबर 1 को उड़ा दीजिएगा, ये आपको समझाने के लिए स्टेप नंबर 1 लिखे हैं। यहां पे लिखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को ऐसे लिखेंगे, द सिस्टम कैन बी रिटन इन द फॉर्म एज, यहां पे हम लिखेंगे ये मैट्रिक्स, तो यहां पे क्या होगा सर? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, द सिस्टम कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज ऐसा। तो जब हम ये मैट्रिक्स लिखे सर, जब हम ये मैट्रिक्स लिखे तो अब इस मैट्रिक्स में हम लोग क्या करने वाले? तो यहां पे आप देखेंगे 1 2 3 2 3 माइनस 1 1 3 2, और ये मैट्रिक्स के बाहर में है 3 10 एंड 13। आप ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स देखना, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स देखना, कोशिश करना कि यहां पे 1 आ जाए। अगर ठीक है नहीं आएगा कोई बात नहीं, यहां पे 1 आ जाए। और यहां पे 1 आने के बाद आपका मेन फोकस होगा ये दो टर्म को जीरो करना। मेरा मेन टारगेट है ये दो टर्म को जीरो करना। तो ये स्टेप नंबर 2 मत लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। अब हमारा ये क्या लिखा हुआ है? रिड्यूस टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अप्लाइंग, कुछ अप्लाइंग करके लिखा हुआ है, तो यहां से लिखेंगे आप। ये स्टेप नंबर 1 ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यहां पे जो लिखा हुआ है इसको भी मत लिखिएगा। आप लिखेंगे द सिस्टम कैन बी रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म एज ऐसा, और यहां पे आप 2 डॉट दे सकते हैं ऐसे करके कि वो सेपरेट दिखे। अब आपका स्टेप नंबर 2 में क्या करना है वो समझना। आपको लिखना है रिड्यूस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, लेकिन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है ये आपका माइंड में चलेगा। आप डायरेक्ट लिखोगे अप्लाइंग ये 2 रो जो लिखा हुआ है ना, R2 gives R2 minus 2R1 and R3 gives R3 minus 3R1, ये कैसे लिखा गया है इसको समझते हैं। मतलब सर ये 2 टर्म को जीरो करने के लिए मेरा ऑपरेशन लिखा हुआ है और उस ऑपरेशन को समझते हैं। यहां पे 2 है और यहां पे 3 है, यानी कि R2 जब लिखेंगे तो यहां पे R2 जब लिखे तो ये R2 लिखा जाए। यहां पे +2 है ना,
तो यहां पे लिखेंगे -2 और यहां पे क्या है R1, तो ये पूरा टर्म R1 हो जाए। एंड ये क्या है R3, सर ये R3 है और R3 को आप क्या लिखोगे, R3 यहां पे +3 है तो यहां पे आप लिखोगे -3 इंटू R1, -3 इंटू R1, R3 -3 इंटू R1। ठीक है, तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वाह, चलिए चेक करते हैं कैसे। तो जो ऑपरेशन लगाया ना R2 में, तो R2 का ऑपरेशन क्या है, तो R2 का ऑपरेशन ये है, तो इस ऑपरेशन को यहां पे देखो, -2 इंटू R1 प्लस R2 ऐसे लिख देना। क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसा लिख सकते हैं, R2 माइनस 2R1 को, R2 माइनस 2R1 को लिख सकते हैं -2 इंटू R1 प्लस R2, आप लिख सकते हो। मतलब R1 के एलिमेंट को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड करेंगे किससे, R2 के साथ, सेम चीज है। ठीक है, बस हम ऐसे कर दिए क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए मेरे को रफ वर्क ना करना पड़े। अब इस एलिमेंट को -2 से मल्टीप्लाई करा, -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 1 जा 2 और इसके साथ ऐड करेंगे तो -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0। क्या यहां पे 0 लिखा हुआ है, यस सर। इस पूरे टर्म को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, R1 को एलिमेंट को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 2 जा 4 एंड +3 मीन्स -1 होगा, यस सर। यहां पे 1 है, -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 और इसके साथ ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा सर, 1 है ना, यस सर। इसको हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 + 10 = कितना हो जाएगा सर, 4। क्या है, यस सर 4 है। बस ये प्रोसेस अगर आप समझ गए ना तो आप गॉसेस एलिमिनेशन मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। पहला यहां पे 1 दिखा, अगर ठीक है 1 है तो बहुत अच्छा, और कैलकुलेशन करके 1 आ जाएगा तो ठीक है, डिवाइड करके 1 लाने की जरूरत नहीं। यहां पे 1 है, ये टर्म को हम लोग को 0 करना था और ये हम लोग 0 कर चुके। अब मेरे को इसके नीचे का टर्म को क्या करना है, 0, मतलब इस टर्म को 0 करना है और इसके लिए तो ऑपरेशन यहां पे लिखे है ना, क्योंकि यहां पे +3 था और यहां पे 1 था तो ऐसा ऑपरेशन हुआ। क्या हम इस ऑपरेशन को ऐसे लिख सकते हैं, -3 इंटू R1 प्लस R3 लिख सकते हो सर। मतलब R3 -3R1 जो लिखा हुआ है तो -3R1 प्लस R3 लिख दिए। ठीक है सर, यहां पे क्या लिख रहे हैं, -3 इंटू R1 प्लस R3, इसी को पलट करके लिखे। अब ये R1 के एलिमेंट जो है ना उनको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से, तो ये -3 होगा, -3 1 जा 3, -3 2 जा 6, -6, -3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, -9। मतलब R1 के सारे एलिमेंट को -3 से मल्टीप्लाई करना है और किसके साथ ऐड करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट R3 के साथ। तो यहां पे +3 है, यहां पे -1 है और यहां पे +2 है और यहां पे +13 है। ऐड करो ना सर, तो 3 - 3 = क्या होगा, 0, -6 -1 -7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा और ये कितना होगा सर, -9 + 13 यानी कि 4 हो जाएगा क्या। तो 0 -7 -1 एंड 4, 0 -7 -1 एंड 4। क्या बात, यहां पे तक तो आ गया सर। अब हम लोग का टारगेट क्या था, मेरा टारगेट था यहां पे 1 ला करके ये दो टर्म को 0 करना। अगर 1 है तो बहुत अच्छा, यहां पे -1 आ गया, मतलब यहां पे 1 ला करके अब ये टर्म को क्या करना है, 0 करना है। मेरा मकसद ये है, मेरा मेन फोकस ये है। तो -1 यहां पे है तो उसको 1 लेकर के आओ, ठीक है, क्योंकि 1 है तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो सर यहां पे 1 लाने के लिए, यहां पे 1 लाने के लिए ये कौन सा रो है, R2 है, तो R2 के एलिमेंट को आप -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। R2 के एलिमेंट को कितना से मल्टीप्लाई कर सकते हो, -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो।
तो सर ये क्या होगा, R2 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, यहां पे 1 2 1 3। अच्छा सर इतना नहीं लिखो सर, आप सिर्फ R2 के एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करना है। और R2 का एलिमेंट क्या है सर, R2 का एलिमेंट आपके पास दिख रहा होगा, यहां पे है -1 -1 -1 एंड -1। R2 का एलिमेंट क्या है सर, यहां पे 0, फिर नेक्स्ट -1, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 4। R2 का एलिमेंट 0 -1 1 एंड 4। जब हम -1 से 0 को मल्टीप्लाई किए तो इतना आया, ये 1 आया, ये कितना है -1 आया, और ये -4 आया। तो 0 1 -1 एंड 4 जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव, और ये निगेटिव नहीं पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक समझ में आया। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए मेन डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट को 0 करना है। हम 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेकर के चल रहे हैं, ये अप डायगोनल है और डायगोनल के नीचे ये 2 एलिमेंट 0 हो चुका है। अब हमको इस पूरे टर्म को क्या करना है, 0 करना है। आगे और 0 हो जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है सर। तो यहां पे -7 है और यहां पे लिखा है R3 + 7 R2। कैसे लिखा है वो समझते हैं। यहां पे R3 का एलिमेंट को 0 करना है, तो यहां पे भी R3 लिखे, और यहां पे -7 है तो यहां पे लिखेंगे +7। अगर यहां पे -7 है तो यहां पे लिखेंगे +7, और ये कौन सा रो है, R2। मतलब अगर हम इसको 0 करना चाहते हैं तो किसका हेल्प लेंगे, सिर्फ R2 का हेल्प लेंगे। मतलब पिवोट एलिमेंट इसको कहते हैं। अगर ये 2 टर्म को 0 करना है तो इसका हेल्प लेंगे, इसको पिवोट एलिमेंट कहते हैं। सर ये समझ में आया। यानी कि क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे पलट करके लिख सकते हैं, 7R2 + R3। यस सर, ऐसा लिख सकते हो। अब 7 7 7 एंड 7, R2 का एलिमेंट बतलाओ सर। तो R2 का एलिमेंट है सबसे पहला, R2 का एलिमेंट क्या है वो देखो। R2 का एलिमेंट सर हमारे पास है, यहां पे 0 है, सॉरी सर, यहां पे 0 है, फिर 1 है, फिर -1 है, एंड फिर -4 है। सर 7 × R2 लिख दिया, प्लस R3 का एलिमेंट बतलाओ सर। R3 का एलिमेंट क्या है, 0 -7 -1 एंड 4। जब सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये 0 + 0 कितना हो जाएगा, 0। 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, और 0 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पे +7 -7 कितना हो जाएगा, 0। यहां पे -7 -1 कितना हो जाएगा, -8। यहां पे 7 4 जा 28, -28 + 4 कितना हो जाएगा, -24। क्या ऐसा लिखा हुआ है? R1 और R2 तो वैसे ही रहेगा जैसा था। क्या ये रो चेंज हुआ, R3? 0 0 -8 और -24, 0 0 -8 और -24। यस सर, 2 डॉट दे सकते हो, नहीं भी दे रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन दे देना। अगर आपके बुक में जैसा होगा वैसे ही देना। इतना हो गया ना। अब ये मेरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गया, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गया, मेरा काम कंप्लीट हुआ। अब स्टेप नंबर 3 क्या है, बैक सब्स्टिट्यूशन। मतलब आप बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड माइंड में रखना। स्टेप नंबर 1 क्या होता है वो समझना। आप यहां पे लिख सकते हो, कन्वर्टिंग द मैट्रिक्स बैक टू इनटू इक्वेशंस। मतलब सर हम इस मैट्रिक्स को ऐसा लिख देते हैं, यहां पे क्या है 1 2 1, यहां पे क्या है 0 0 1 -1, और ये क्या है 0 0 -8।
यहां पे वेरिएबल एक्स वाई जेड था सर, एक्स वाई जेड, और इज इक्वल टू बी, इज इक्वल टू बी, बी का एलिमेंट क्या है सर, 3 -4 एंड -24। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 x से मल्टीप्लाई करा, 2 y से एंड 1 z से, फिर 0 x से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा y माइनस जेड, 0 + 0 -8z, और ये पूरा टर्म यहाँ 3, यहाँ पे -4 और ये -24 हो जाएगा। क्या 3 इक्वेशन आया? x + 2y + z इज इक्वल टू इतना, y माइनस जेड इज इक्वल टू इतना, -8z इज इक्वल टू इतना। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को। किसको सिंप्लीफाई करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 को। सर जब इक्वेशन नंबर 3 को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो -8 × z इज इक्वल टू -24। दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू -24 डिवाइडेड बाय -8। निगेटिव निगेटिव कैंसिल, 8 3 = 24, मीन्स z इज इक्वल टू 3 होगा क्या? यस सर, z इज इक्वल टू 3 होगा। अब ये इक्वेशन 2 में z का वैल्यू रखेंगे, यानी कि y - 3 इज इक्वल टू -4, यानी कि y इज इक्वल टू -4 + 3, यानी कि y इज इक्वल टू -1। क्या हम y इज इक्वल टू -1 लिखेंगे? यस सर। आपके पास z और y दोनों का वैल्यू आया, आप इक्वेशन 1 में जाएंगे और इक्वेशन 1 में क्या है? x + 2y, y की जगह पे -1, z की जगह पे 3 इज इक्वल टू 3। तो x - 2 + 3 इज इक्वल टू 3, x + 1 इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3 - 1, यानी कि ये हमारा 2 हो जाए। तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -1 और z का वैल्यू क्या आया? 3। Hence the required solution is x equal to 2, y is equal to -1 and z is equal to 3। जब भी मेरे को कहा जाता है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और हम आप लोग को बताए थे कि ये हमारा प्लेन का इक्वेशन होता है, क्लास 12 में अगर आप पढ़े होंगे, और हमारा पिछले क्लासेस का वीडियो भी आप देखे होंगे जो बेसिक नॉलेज बतलाना था इसका, उसमें बस आप इतना याद कर लो कि अगर ये 3 इक्वेशन है तो 3 इक्वेशन प्लेन का इक्वेशन है, और ये प्लेन का इक्वेशन जब हम सॉल्व करने के लिए बोलते हैं तो हम लोग क्या निकालने का कोशिश करते हैं? तो यहां पे x y z का वैल्यू आया, x y और z का जो वैल्यू आया वो कंबाइंड सॉल्यूशन होता है। देखो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -1 और z का 3, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -1 और z का वैल्यू 3। अगर हम पहला इक्वेशन को रखते हैं तो क्या वो सेटिस्फाई करता है? यानी कि फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है उस इक्वेशन में रखेंगे, सेकेंड इक्वेशन में भी रखेंगे और थर्ड इक्वेशन में भी रखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन का LHS देखना, और LHS की जगह पे x की जगह पे इतना, y की जगह पे इतना एंड z की जगह पे इतना, ये 2 होगा, +2 × -1 होगा, और z यानी कि 3 हो जाएगा। ये 2 - 2 + 3, ये कैंसिल, क्या ये 3 क्या RHS के इक्वल है? तो ये पहला इक्वेशन को तो सेटिस्फाई किया, क्या सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो यहां पे 2, x की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 + 3 × y की जगह पे क्या लिखेंगे? -1 एंड 3, z की जगह पे क्या लिखेंगे? 3। ये 2 2 = 4 -3 एंड 3 3 = 9, 9 + 4 13, 13 - 3 इज इक्वल टू 10। क्या ये RHS है? यस सर। जब थर्ड इक्वेशन में रखेंगे LHS में, तो यहां पे क्या होगा? 3 × 2 माइनस y की जगह पे -1 एंड z की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 × 3। सिंप्लीफाई करो, LHS में रख दिए तो 2 3 = 6 + 1 एंड 3 2 = 6, क्या ये 13 होगा? यस। जब भी हम लोग सॉल्व करने के लिए बोलते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय गॉसेस एलिमिनेशन मेथड, तो आपको वैल्यूज निकालना होता है वेरिएबल का। अगर ये 3 डायमेंशन में है तो 3 प्लेन एक जगह से कहां से पास कर रहा है वो पॉइंट को ढूंढना होता है।
उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आया होगा। कोई नहीं, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। आपके एग्जामिनेशन में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टेक्निक से भी। अप्लाई द गॉसेस एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो भी सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, इस पूरे टर्म को। यहां पे गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये दिया हुआ है। अब हम लोग द सिस्टम कैन बी रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म एज इतना, यानी कि अगर हम मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है 2 1 4 से 2 1 4, सेकेंड मैट्रिक्स क्या है 8 3 -2, तो यहां पे 8 -3 and 2 -3 and 2, एंड थर्ड मैट्रिक्स क्या है सर, थर्ड मैट्रिक्स क्या है सर, एंड थर्ड मैट्रिक्स क्या है सर, यहां पे है 4 11 and -1। ठीक है, ये मेरा मैट्रिक्स ए है। अब कांस्टेंट क्या है 12 20 एंड 33, तो यहां पे 12 20 और 33। जब हम इस मैट्रिक्स को ऐसे लिखे तो अगुमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। अब मेरा मेन टारगेट क्या है कि ये दो टर्म को जीरो करना। मेरा मेन टारगेट है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना, इसको इसको और इसको क्या करना है, जीरो करना। तो यहां पे 2 है, इस दो एलिमेंट को जीरो करना है। माइंड में सेट हुआ, यस से हो गया। अब यहां पे देखना कि सर यहां पे 2 है और यहां पे 8 है, तो अगर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ सॉल्व करें तो 8 - 8 क्या हो जाएगा 0। यहां पे 4 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये तो कंफर्म है। यहां पे आप देखना 1 बनाने का जरूरत हमको है नहीं कि 1 लेकर के आओ, तो यहां पे क्या लिखता है R2 gives R2 -4 R1 एंड R3 gives R3 -2 R1। कैसे लिखा वो समझते हैं। सर ये R2 है और R2 को आप क्या लिख रहे हो, यहां पे तो R2 8 है ना सर, तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करें -4 से और इसके साथ R1 लिख दे, R1 के एलिमेंट को -4 से इसके साथ ऐड करें तो ये 0 हो जाए। मेरा मेन मकसद है कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म 0 हो जाए। यहां पे 4 है और ये R3 है सर, तो यहां पे R3 लिखेंगे और ये भी R3 हुआ। यहां पे 4 है और यहां पे 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर देंगे, मतलब ये लिखना है, तो ये 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 4 है तो -2 से मल्टीप्लाई करो, -4 + 4 क्या होगा 0। इसको -4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 और 8 को 8 के साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो सर जो ऑपरेशन लिखा हुआ है ना, ये क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं -4 × R1 -4 × R1 + R2 लिख सकते हो। तो -4 × R1 मतलब R1 के एलिमेंट को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 × 2 = 8, -4 -16 और 4 से इसको मल्टीप्लाई करा तो क्या होगा 48। और माइनस से कर रहे हैं तो इतना ही होगा -48। और कौन सा एलिमेंट के साथ ऐड करना है, R2 के एलिमेंट के साथ। R2 का एलिमेंट ये है तो +8 +-3 +2 एंड 20, ये कितना हो जाए 0। ये कितना होगा -7, ये कितना होगा -14 और ये कितना होगा -24 -28।
यस से ये ऐसा आया 0 -7 -14 एंड -28। बहुत अच्छा। अब हम लोग यहां पे देख क्या रहे दूसरा ऑपरेशन क्या है R3, यहां पे 4 है ना, तो -2 इंटू R1 -2 इंटू R1 प्लस कितना R3, मतलब इस पूरे टर्म को कितना से मल्टीप्लाई करना है सर, इस पूरे टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है -2 से। तो जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 से मल्टीप्लाई करा तो -4 -2 -8 एंड -24, -2 से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई किया और किसके साथ ऐड करेंगे तो R3। R3 का एलिमेंट क्या है सर 4, फिर क्या है सर 11, उसके बाद क्या है सर -1 एंड उसके बाद 33। ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना होगा 9, ये कितना होगा -9 और ये कितना होगा -24 और 33, यानी कि 33 -24 कैरी 1, 13 -4 इज इक्वल टू 9 एंड 9, ये कितना हो जाएगा 9। तो 0 9 -9 एंड 9 ये आया। अब आप ये देखना सर, इस पूरे रो को आप देख रहे हो, क्या हम इस पूरे रो को -1/7 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1/7 से मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उड़ जाएगा, ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। जब हम इस पूरे टर्म को -1 से डिवाइड कर दे तो वो भी हो जाएगा। तो देखो ना R2 को किससे डिवाइड किया है -7 से, और R3 को किससे डिवाइड किया है -9 से, किससे डिवाइड किया है 9 से। जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे -7 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, नहीं 4 होगा, 1 2 4, ये इतना 9 से डिवाइड करने के बाद। अब मेरे को ये टर्म को 0 करना है तो R3 -R2 लिखा है, तो R3 -R2 क्यों लिखा है, ये कौन सा रो है R3, यहां पे R3 लिखा गया, यहां पे क्या है +1 तो यहां पे लिखेंगे -1, और इसको 0 करने के लिए क्या यूज करेंगे R2, तो -1 से R2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये R3 -R2 होगा, यस सर। तो 2 1 4 12 ये है, 0 1 2 4 ये है, 0 0 -1, हाँ ऐसे नहीं, R2 -R3, यानी कि आप R3 -R2 कर रहे हो तो R3 का एलिमेंट लिखो पहले। R3 का एलिमेंट क्या है 0 1 -1 एंड 1, और माइनस करना है 0 R2 का एलिमेंट, फिर 1 फिर 2 फिर 4, इसको सिंप्लीफाई करा तो 0 ये -3 और ये -3 हो जाए, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स बनेगा और ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x + y + 4z, ठीक है, इज इक्वल टू 12, ठीक। यहां पे क्या होगा y + 2z, क्योंकि x तो है ही नहीं, इज इक्वल टू 4, ठीक। और ये क्या होगा -3z इज इक्वल टू 3। बैक सब्स्टिट्यूशन, z का वैल्यू पहले आएगा, फिर z का वैल्यू रख देने के बाद y का वैल्यू आएगा, z और y का वैल्यू रखने के बाद x का वैल्यू आएगा। तो हम -3z इज इक्वल टू -3 लिखे तो z इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई -3, कैंसिल हुआ तो 3 से कैंसिल हुआ तो 1 हुआ। यहां पे क्या है y + 2z इज इक्वल टू 4, तो y + 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4 - 2 यानी कि 2 हो जाए। 2 इंटू x, x का वैल्यू 2x हुआ, प्लस y की जगह पे क्या लिखेंगे तो सर y का वैल्यू कितना है 2, तो यहां पे 2 लिखेंगे, 4 इंटू z, और z का वैल्यू कितना है सर 1, यानी कि यहां पे 1 लिखेंगे, इज इक्वल टू 12। ये क्या हो जाएगा 2x + 6 इज इक्वल टू 12 एंड 2x इज इक्वल टू 12 - 6 एंड x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3।
x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2 एंड z का वैल्यू 1। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक और क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि गॉसेस एलिमिनेशन मेथड आपको पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेशन में जरूर पूछें। मैं हर एक स्टूडेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी मैथ्स को इजी तरीके से सीख सके। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मैथ्स विद संदीप भट्ट फॉर मोर सच कंसेप्चुअल वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग बिकॉज मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।